हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस। चलिए आज आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है 2015 का आपके जेके एसएसबी फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, उसका क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, आपको दिखाना चाहेंगे। आई विल बी डिस्कसिंग दिस विद यू इन दिस सेशन और शो करेंगे कि क्या पूछा गया था 2015 में। सो चलिए इसे देख लेते हैं। इट्स द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या पूछा था, और ये आपसे शेयर भी किया जाएगा। इट विल बी शेयर ऑन द टेलीग्राम पे ये शेयर कर दिया जाएगा। लिंक जो है पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे मिल जाएगी। और यू कैन टू अवेल दिस यू कैन कॉन्टैक्ट to this given number, you can send a WhatsApp message। रिप्रेजेंटेटिव जो है नोटबुक प्लस का ही विल असिस्ट यू इन प्रोवाइडिंग दिस पेपर विद द आंसर की। और यहाँ भी इसका डिस्कशन हम कर लेते हैं। क्या पूछा गया था 2015 के पेपर में? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोकस ऑफ वर्क ऑफ राजा राम मोहन रॉय। और राजा राम मोहन रॉय के बारे में आपने पढ़ा होगा। राजा राम मोहन रॉय को फाउंडर बताया जाता है। ही इज फाउंडर ऑफ ब्राह्मो समाज। ही इज फाउंडर ऑफ ब्राह्मो समाज डियर फ्रेंड्स, ठीक है। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, ओबियसली आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। ही वॉज अ religious and social reformer. He was a founder of Brahmo Samaj, a religious and a social reformer. अगर आप obviously you might have read about the Brahmo Samaj, नहीं पढ़ा तो पढ़ लें। then obviously आपको पता होना चाहिए जो हमारे राजा राम मोहन राय साहब हैं, इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। वही मैं आपको बता देता हूँ, इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, या इन्हें फादर ऑफ बंगाल रेनेसेंस भी कहते हैं। इन्हें राजा राम मोहन साहब को फादर ऑफ बंगाल रेनेसेंस भी कहते हैं। फादर ऑफ बंगाल रेनेसेंस भी कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। सो आपको पूछा गया है कि जो सॉरी डियर फ्रेंड्स, आपको पूछा गया है कि जो इन्होंने काम किया है, तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से इनके काम का फोकस कौन सा नहीं था। इन्होंने किन चीज़ों पे काम किया और फोकस जो है इनका किस नीचे दिए गए उस पर नहीं है। दो ओबियसली अगर आपने जो है सोशल कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय जो है, इनका सोशल कंट्रीब्यूशन अगर आपने पढ़ा होगा तो यू विल बी इजीली एबल टू टेक दी अप्रोप्रिएट और द करेक्ट ऑप्शन, विच मीन्स जहाँ आपको ऑड वन आउट करना है। आपको आइडिया होगा सोशल कंट्रीब्यूशन इनका क्या है, वर्क क्या है, उनका फोकस क्या था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फोकस, उस पर आप टिक कर पाएंगे। मैं भी आपको बता दूंगा, ठीक है। दिस इज योर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ऑफ 2015 डियर फ्रेंड्स, ठीक है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, इससे आइडिया भी मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्या चीज़ें पूछी गई हैं। राइट, मैं आपको बताऊँ, इन्होंने राजा राम मोहन राय ने 1814 में एंड स्टूडेंट्स आत्मीय सभा जो है फॉर्म की थी इन कलकत्ता, ठीक है, इन कलकत्ता एसोसिएशन इन्होंने इन 1821 में जो है फॉर्म की थी। ब्राह्मो समाज इन्होंने 18 जो यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ 1828 में इन्होंने फॉर्म की थी, ठीक है, ब्राह्मो समाज। सो एक दो चीज़ें मैं और इनकी बता देता हूँ राजा राम मोहन राय के बारे में, ठीक है। आई सपोज़ कि आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, राजा राम मोहन के बारे में। अगर पढ़ा है तो दैट्स वेल गुड, अगर नहीं तो थोड़ा पढ़ लें, बिकॉज क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम देयर, ठीक है। राजा राम मोहन राय कंपेन्ड फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन्स, ठीक है। ही कंपेन्ड फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन्स। राइट्स ऑफ वुमेन्स के बारे में ये लड़े हैं, इन्होंने कंपेन की है। राइट्स ऑफ वुमेन्स के बारे में ही कंपेन इंक्लूड द राइट्स ऑफ वुमेन्स ऑफ विडोज़, ठीक है। विडोज़ वुमेन्स जो हैं इनके बारे में भी इन्होंने फाइट की है, दैट विडोज़ रीमैरी जो है, इनकी दूसरी शादी होनी चाहिए, दे शुड अलाउड टू रीमैरी दोज हु आर विडोज़, ठीक है, इसके बारे में भी। एंड द वुमेन्स
should have the right to hold property. Women should have the right to hold property. Women should have the right to hold property. इसके बारे में भी इन्होंने वॉइस रेज की है, कंपेन की है, ठीक है। दिस आर द फ्यू, जैसे मैं आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ कि राजा राम मोहन राय के बारे में, इनके वर्क के बारे में आपके एग्जाम में सवाल क्यों पूछा गया, बिकॉज इनका सोशल कंट्रीब्यूशन है। ये एक थिंकर हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं, रिलीजन सोशल रिफॉर्मर हैं, और इनका फोकस है, सोशल कंट्रीब्यूशन है बहुत सारा। आप छोटा सा कंटेंट कहीं पे जाके इनका पढ़ लीजिए, अगर अभी तक नहीं पढ़ा है, देन मेक शॉर्ट नोट्स। सो अभी एज फार एज योर क्वेश्चन इज कंसर्न पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोकस ऑफ राजा राम मोहन राय। इज इट, क्या फोकस विडो रिमैरिज नहीं था? है, ओबियसली मैंने अभी आपको बताया विडो रिमैरिज वाज द फोकस ऑफ राजा राम मोहन राय, राइट। क्या इनका एबॉलिशन ऑफ सती प्रथा जो है, क्या ये फोकस ऑफ वर्क नहीं था राजा राम मोहन रॉय का? ओब्वियसली ये भी था डियर फ्रेंड्स, और ये भी था जब आप इनका सोशल कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। तो क्या इंटरकास्ट मैरिज जो है ये इनका फोकस था, या वुमेन्स राइट्स टू इनहेरिट प्रॉपर्टी? वुमेन्स राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी भी था। इंटरकास्ट मैरिज जो है, दिस वाज नॉट द फोकस ऑफ वर्क ऑफ राजा राम मोहन राय। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन 3। बट टू अवॉइड कि आप कोई इनके बारे में अगर कोई क्वेश्चन, इनके सोशल कंट्रीब्यूशन में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, वो अवॉइड करने के लिए गिव अ रीडिंग टू इट्स टू द सोशल कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन राय। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था इन द एग्जामिनेशन 2015 के पेपर में, वो है कि जो द्रौपदी है, द्रौपदीज मैरिज इन एपिक महाभारत वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मैरिज, ठीक है। जो द्रौपदी की शादी है महाभारत में, वो कौन सी मिसाल मानी जाती है, किस टाइप ऑफ मैरिज की? आई सपोज कि आपने टाइप्स ऑफ मैरिज पढ़ी होंगी, ठीक है, राइट। टाइप्स ऑफ मैरिज जब आपने पढ़ी होंगी, तो जब आप उसे कंपेयर करते हैं विद द मैरिज दैट द्रौपदीज मैरिज इन द एपिक महाभारत, तो आपको ओबियसली यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, उसे फ्रैटर्नल वॉलेंट्री कहते हैं। जो मैरिज, जो द्रौपदीज मैरिज महाभारत एपिक में है, वो एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट्स, फ्रैटर्नल पॉलेंट्री। फ्रैटर्नल पॉलेंट्री की टाइप ऑफ मैरिज है। दिस मैरिज ऑफ द्रौपदी वुड बी द एग्जाम्पल ऑफ, वुड बी द स्टूडेंट्स द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ मैरिज? फ्रैटर्नल पॉलेंट्री डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। सो द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था इन दिस पेपर, इन द 2015 पेपर, दैट इज व्हाट डज ग्लोबल वार्मिंग मीन? ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन आपसे पूछी गई है। दे शुड बी इजी फॉर यू, ठीक है। क्या ग्लोबल वार्मिंग है, हम सब जानते हैं। सो इज इट ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस विच इंक्रीज ग्लोबल टेम्परेचर, राइट? इज इट ओवर यूज ऑफ नेचुरल गैसेस? इज इट अनप्लान्ड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट विच प्रोड्यूस पॉइजनस मीथेन गैस? इज इट इंक्रीज इन टेम्परेचर? क्या है इनमें से? सो इनमें से कौन है? ओबियसली वी नो द डेफिनेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। इट इज़ द ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस विच इंक्रीजेज द ग्लोबल टेम्परेचर, ठीक है। अगर ग्रीन हाउस गैस, एंड यू शुड नाउ, आपने ये पढ़ा होगा, तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से उसमें आते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, आपके नोट्स में वो भी जॉट डाउन होना चाहिए, ठीक है। इनकेस अगर ये क्वेश्चन इस टॉपिक पे पूछा जाता है, शायद गैसेस के बारे में भी पूछा जाएगा, ठीक है। सो MCQ टाइप एग्जाम में हमें MCQ टाइप में इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि डियर स्टूडेंट्स, हम एक पर्टिकुलर जो टॉपिक है उसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर करें, ठीक है। वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, ठीक है, व्हाट। दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स जो MCQ टाइप एग्जाम प्रिपेयर करते वक्त, और फॉर दैट मैटर एनी एग्जाम प्रिपेयर करते वक्त, हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, सो दैट हम एक पर्टिकुलर टॉपिक के सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लें और उनके फिर शॉर्ट नोट्स बनाएं अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, सो दैट कि हम प्रिपरेशन जो है इंश्योर कर पाते हैं, हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो रही है, ठीक है। शैलो अंडरस्टैंडिंग, अगर इन केस हमने इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करते हुए शैलो अंडरस्टैंडिंग रखी है ऑफ दी टॉपिक्स, देन हम शायद जो है क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं सही से, इवन दो दिस वाज द इजी फॉर यू कि ग्लोबल वार्मिंग किसे हम कहते हैं? इट इज़ द ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस विच इंक्रीज द ग्लोबल टेम्परेचर। दिस वाज द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड यू इन द 2015
एग्जामिनेशन फॉर द सेम पोस्ट, इसलिए अभी तैयारी कर रहे हैं इस वक्त। दैट्स वाई आई एम डिस्कसिंग दिस पेपर विद यू डियर स्टूडेंट्स। व्हाट डज लेटेंट टर्म जस्टिस कन्वेज, ठीक है, इसकी मीनिंग पूछ रहा है। इज इट आइडिया ऑफ लिबर्टी, इज इट आइडिया ऑफ राइट, इज इट आइडिया ऑफ जज, और इज इट आइडिया ऑफ बाइंडिंग रूल्स डियर फ्रेंड्स, इज इट आइडिया ऑफ बाइंडिंग रूल्स डियर फ्रेंड्स। लेट मी टेल यू, जस्टिशिया आइडिया, इट इज द आइडिया ऑफ, it is the idea of binding rules dear friends which the term implies, जो आपकी टर्म है जस्टिशिया और हाँ यस जस्टिशिया, this conveys the meaning, this conveys the meaning dear friends, idea of binding rules, right? So the another important question जो आपसे पूछा गया था in the previous year examination, previous year paper, which is which of the following tribe does not follow the matrilineal kinship? आई होप कि आपने मैट्रिलिनियल किनशिप पढ़ा होगा। आई विल नॉट बी डिस्कसिंग दिस हेयर। आपके लिए स्कोप हमेशा छोड़ा है स्टूडेंट्स की, अगर आप चाहते हैं कि ये टर्म छोटी छोटी मैं आपके साथ इस मॉक के दौरान ही डिस्कस कर लूँ, ठीक है, देन प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स विच इज़ एम्प्टी एंड वेटिंग फॉर योर फीडबैक, कि अगर करना है तो आई विल बी डिस्कस इन दीज थिंग्स हेयर, इफ़ नॉट बट देन हम इस मान के चलते हैं कि ये चीज़ें आपको पता है, ठीक है। मैट्रिलिनियल कौन सी ट्राइब जो है, जो नीचे दी गई है, कुछ ट्राइब्स का नाम है, इनमें से कौन मैट्रिलिनियल किनशिप जो है सिस्टम फॉलो नहीं करती हैं? इज़ इट खसीस ऑफ असम, इज़ इट गारो ऑफ असम, इट इज़ नयार्स ऑफ केरला, इट्स बिल्स ऑफ त्रिपुरा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। सो लेट मी टेल यू, आई होप कि आपने मैट्रिलिनियल किनशिप सिस्टम पढ़ा होगा और इन ट्राइब्स के बारे में आपको पता होगा। सो द हियर इन आवर केस मैं आपको बता दूं, दिस इज़ द बिल्स ऑफ त्रिपुरा, ये वो ट्राइब हैं जो फॉलो नहीं करती हैं क्या, मैट्रिलिनियल किनशिप सिस्टम, ये फॉलो नहीं करती हैं, ठीक है। So number 6 for you, which was asked in this examination in the 2015 paper, is which of the following statement is not, ठीक है, not correct about the Moors and Folkways। Moors and Folkways के बारे में आपको पूछा गया, अगर आपको याद होगा तो हम जब आपको ये Moors and Folkways ये चैप्टर करा रहे थे तो ये ऐसा क्वेश्चन हमने भी फ्रेम किया था उसमें, एंड दिस इज़ द सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन विच वी हैव ऑल, जो हमने आपको कराया है इन द प्रीवियस लेक्चर्स। तो कुछ स्टेटमेंट्स नीचे हैं और आपको पूछ रहा है कि कौन सा ट्रू नहीं है अबाउट ऑल द ऑप्शंस में बी विल बी ट्रू अबाउट द मोर्स एंड फोकवेज, वन इज नॉट द ट्रू अबाउट मोर्स एंड फोकवेज, विच जो हमें ऑड वन आउट करना है, ठीक है, जिसे बाहर निकालना, जो हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। फोकवेज रेफर टू कन्फर्म नॉर्म्स बाय इंडिविजुअल्स वेयर मोर्स रेफर्स टू मोरालिटी, वन, क्या ये सही नहीं है या क्या ये सही है। ड्रेसिंग सेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोकवे, राइट। नंबर 6 आपसे डिस्कस किया जा रहा है, फोकवे हैव मोर इम्पॉर्टेंस इन सोसाइटी व्हेन कंपेयर टू मोर्स, ठीक है। बोथ फोकवेज एंड मोर्स आर इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल, ठीक है, क्या ये दोनों सोशल कंट्रोल हैं? फोकवेज क्या रेफर करते हैं, कन्फर्म्ड एज इंडिविजुअल्स, वाइल, ठीक है। लेट मी टेल यू डियर फ्रेंड्स, yes, folkways refers to confounders by individuals while Moors refers to the morality, right? Dressing sense is an example of folkways, this is right. Both folkways and Moors are informal social control, right? Folkways have more social importance in society when compared to Moors, this is not the right option dear friends, this is not the right option. So ये this is not correct as far as Moors and folkways is concerned, ये statement जो है सही नहीं है। अगर ये सही नहीं है then this is our answer, folks have more importance in society when compared to folkways have more importance in society when compared to Moors, ये सही नहीं है डियर फ्रेंड्स, ठीक है, विच मीन दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ये पेपर आपसे शेयर भी किया जाएगा, आप इसे खुद भी देखिएगा, करने की कोशिश कीजिएगा इन द टेलीग्राम एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ दिस सेशन, ठीक है। सो द अनदर इम्पॉर्टेंट नंबर 7 फॉर यू इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीजेंट मोमेंट, इनमें से नीचे दिए गए कौन सा पीजेंट मोमेंट नहीं है? तेलंगाना मोमेंट, तेबागा मोमेंट, झारखंड मोमेंट, नक्सलाइट मोमेंट, इनमें से कौन पीजेंट मोमेंट नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और लेट मी टेल यू डियर फ्रेंड्स, इट इज़ द नंबर 7, इट इज़ द झारखंड, it is the Jharkhand movement, it is the Jharkhand movement which is not a peasant movement dear friends, right? So the correct option here is this. So the another important 8 आपसे कुछ पूछा गया है, एक सिचुएशन बना के
Sharda is studying peasant movement. Sharda is someone who is studying peasant movement. When she visited some villages where one of the peasant movements emerged, she found that the population, mostly constituted of scheduled castes and other backward castes, and that lands are also not fully developed. Constant mobilization of peasants is noticed here. Mobilization, pre-existing agrarian arrangement also continued, due to which peasantry of this village is still somehow economically homogeneous. शारदा would have visited a village with which of the following peasant movement. ठीक है, कौन सा जो शारदा एक विलेज में जाती हैं, वेयर शी फॉर्म वेयर वन ऑफ द पीजेंट मूवमेंट इमर्ज हो जाता है. ठीक है, शी फाउंड दैट द पॉपुलेशन मोस्टली कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द शेड्यूल कास्ट वहाँ है और बैकवर्ड कास्ट है. जो लैंड्स है वो फुली डेवलप नहीं हुई हैं. कॉन्स्टेंट मोबिलाइजेशन ऑफ पीजेंट्स वहाँ देखने को मिलता है शारदा को. ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग एग्रेरियन एग्रीकल्चर जो है वो जो प्री एग्जिस्टिंग एग्रेरियन अरेंजमेंट है वो कंटिन्यू है. ड्यू टू विच जो पीजेंट्री है ऑफ दिस विलेज इज समहाउ इकोनॉमिकली होमोजीनियस. ठीक है, शारदा वुड हैव विजिटेड अ विलेज विद विच ऑफ द फॉलोइंग पीजेंट मूवमेंट. किस पीजेंट मूवमेंट के दौरान गई होगी. ठीक है, सो लेट मी टेल यू डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ द, अगर आपने पीजेंट मूवमेंट्स पढ़े हैं एंड इफ़ यू हैव स्टडीड ऑल दीज तो आपको पता होगा दिस इज़ द तेलंगाना मूवमेंट. ठीक है, जिसमें ये सिनेरियो सिचुएशन पाई जाती है. सो द आंसर इज़ तेलंगाना मूवमेंट, राइट. सो नंबर 9 जो आपसे पूछा गया था इन दिस एग्जामिनेशन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स वाज द प्री कमरूप dissemination and control of diabetes, cardiovascular disease, stroke pilot project launched in 2008. कौन से नीचे दिए गए डिस्ट्रिक्ट में से प्रू कैमरूप डिसेमिनेशन, कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, स्ट्रोक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए थे. ठीक है, आपसे पूछता है नीचे दिए, क्या ये देहरादून उत्तराखंड में, क्या डिस्ट्रिक्ट देहरादून डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है, क्या कामरूप असम में, मैसूर कर्नाटका, क्या सूरत गुजरात में ये मतलब प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था. एंड द ईयर इज़ गिवन 2008 डियर फ्रेंड्स. ठीक है, लेट मी टेल यू डियर फ्रेंड्स, एज ऊपर भी आपको थोड़ा देखने को मिला होगा, इट इज़ कामरूप असम जहाँ ये पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था इन द ईयर 2008. सो नंबर 10 डियर फ्रेंड्स जो पूछा गया था, नीति इज़ डूइंग रिसर्च ऑन सोशलाइजेशन. समवन इज़ डूइंग, जिसका नाम नीति है, शी इज़ डूइंग रिसर्च ऑन सोशलाइजेशन. अकॉर्डिंग टू हर, इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स बिहाइंड सोशलाइजेशन और रिलीजन एंड लॉ. शी वुड बी फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग थेरीज. कौन सी थेरी वो फॉलो कर रही होगी जब वो रिसर्च कर रही हैं, और उनको उनके हिसाब से जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं बिहाइंड द सोशलाइजेशन वो रिलीजन है वन, एंड वो लॉ है. ठीक है, रिलीजन एंड लॉ है डियर फ्रेंड्स. तो कौन सा मेथड वो फॉलो कर रही होंगी, कौन सी थेरी. इज इट सोशो साइकोलॉजिकल थेरी, इज इट सोशो बायोलॉजिकल थेरी, इज इट फंक्शनिंग थेरी, और इज इट स्ट्रक्चरल थेरी. डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू डियर फ्रेंड्स, दिस इज द स्ट्रक्चरल थेरी जो हमारी नीति जी हैं वो फॉलो कर रही होंगी व्हेन शी इज सेइंग अकॉर्डिंग टू हर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स बिहाइंड द सोशलाइजेशन और रिलीजन एंड लॉ, देन शी विल बी फॉलोइंग द स्ट्रक्चरल थेरी. सो आपका क्वेश्चन 11 पूछा गया है, MS एक्सेस इज़ यूज्ड फॉर. आई होप आपने कंप्यूटर सेक्शन पढ़ लिया होगा, आपने वो कवर कर लिया होगा, MS एक्सेस भी आपने पढ़ा होगा. MS एक्सेस को किस लिए हम यूज़ करते हैं. आर वी यूजिंग MS एक्सेस फॉर writing, printing documents like letters, reports, research papers with text table and charts. क्या हम ये करते हैं. एडिटिंग ऑफ पिक्चर्स, डेटाबेस मैनेजमेंट फॉर सर्चिंग, क्वेरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, और प्रेजेंटेशन बाय यूजिंग प्रोजेक्शन ऑफ स्लाइड्स. दिस इज़ PPT डियर फ्रेंड्स. ठीक है, दिस इज़ व्हाट डियर फ्रेंड्स. एडिटिंग पिक्चर भी नहीं है तो आपको बता दूं मैं, MS एक्सेस से डियर फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, MS एक्सेस से हम डेटाबेस मैनेज करते हैं फॉर सर्चिंग, क्वेरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा डियर फ्रेंड्स. ठीक है, पढ़ा है तो दैट्स वेल एंड गुड. अगर आप ये खुद से कर पा रहे हैं चीज़ें, ये लास्ट ईयर का पेपर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, विच हैज़ दीज आर द क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड बाय द JKSSB. हो सकता है इस बारी, इट्स नॉट नेसेसरी कि इस बारी भी यही क्वेश्चन पेपर हो, ओब्वियसली नहीं होगा, बट
आइडिया एक मिल जाता है बच्चों को कि एसएसबी किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, सिलेबस में ही पूछेगा, क्या एक ट्रेंड रखा है, या व्हाट हैज़ बीन द स्ट्रक्चर ऑफ question paper which has been asked already for this post. So number 12, dear friends, is number 12 for you. Which of the following will be the major effect of increasing longevity of human life? ठीक है, longevity of human life in future societies. Which of the following will be major effect of increasing longevity of human life in future societies? ठीक है, अगर हमारी उम्र बढ़ती है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, मेजर इफेक्ट होगा इन फ्यूचर सोसाइटीज़। ठीक है, नंबर 12 आपसे पूछ रहा है, विल इट इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंक्रीजिंग longevity of human life in future societies, will it increase in the standard of living, will it increase food prices, will it increase prevalence of non-communicable disease, will it increase the nutritional deficiency? Dear friends, this has been the, या ने सोशियोलॉजी के बैकग्राउंड से अगर आप हैं तो अगर आपने कहीं ये पढ़ा भी होगा, आपने देखा होगा कि this has longevity, increasing longevity of human life, which means people will survive for a longer time due to the advanced medical facilities जो उनको मिल रही है, उनकी लॉन्गिविटी अगर बढ़ जाती है तो होगा क्या, ऑब्वियसली इंक्रीज इन फूड प्राइसेस होगा, बिकॉज बर्डन फूड की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, बर्डन ऑन द एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटी ऑफ फूड प्रोडक्शन है उस पर बढ़ता जाएगा। ठीक है, फूड प्राइसेस क्या है, इंक्रीज हो जाएंगे बिकॉज इंक्रीज डिमांड होने की वजह से, राइट। सो दिस शुड बी सिंपल फॉर यू, अगर बेसिक भी अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की, दिस क्वेश्चन शुड हैव बीन, ये ईजी होना चाहिए आपके लिए। सो नंबर 13 डियर फ्रेंड्स, here is for you, which says, who among the following believe that Vedas contain all knowledge and that even modern science traces can be found in Vedas? ठीक है, नीचे दिए गए में से कौन सा शख्स है, नीचे दिए गए में अशखास में से, द पर्सनस विच आर मेंशन बिलो, ठीक है, इनमें से कौन बिलीव करते हैं कि वेदास कंटेन ऑल नॉलेज एंड दैट द जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस ट्रेसेस कैन बी फाउंड इन वेदास। ठीक है, इज़ इट, क्या स्वामी विवेकानंदा जी हैं, क्या स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, क्या स्वामी श्रद्धानंदा जी हैं, क्या ये हमारे कंदुकुरी वीर सलीनगम हैं? ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग believed that the Vedas contain all knowledge and the modern science traces can be found in the Vedas? Number 13 dear friends, let me tell you, ये हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, जिनका ये मानना था कि वेदास में सारा इल्म है, एंड साइंस के ट्रेसेस भी, मॉडर्न साइंस के ट्रेसेस भी हमें वेदास में मिलते हैं। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। सो नंबर 14 डियर फ्रेंड्स, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन दैट चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू आफ्टर द फैमिली? ठीक है, कौन सा इनमें से, नीचे दिए गए में से सबसे पहला एजेंट है जो एक बच्चे को सोशलाइज करता है? ठीक है, एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रन, जो बच्चे को एक्सपोज करता है आफ्टर फैमिली। फर्स्ट एजेंट फैमिली है, उसके बाद कौन फर्स्ट एजेंट है? ठीक है, बच्चे के लिए एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, इज इट स्कूल, इज इट पीर, इज इट सिबलिंग, इज इट नेबर्स? ठीक है, कौन सा है? Dear friends, let me tell you, this is the first after family agent of socialization for a child is school. For children is schools, dear friends. So this is your correct option. I am discussing. Let me remind you again. I am discussing previous year paper of 2015 with you. आपके एग्ज़ाम का जिसे आप इस ईयर इंशाल्लाह मुस्तान देने जा रहे हैं। The number 15 for you is, which of the following is not a corrective measure of juvenile delinquency? ठीक है, पूछ क्या रहा है आपसे, which of the following is not a corrective measure of juvenile delinquency? The case is headed by a high court magistrate if it is using prohibition technique till the judgment of the court, a delinquent stay in a demand home, they are kept in approved schools for special training. ठीक है, कौन एक करेक्टिव मेजर नहीं है फॉर जुवेनाइल delinquency? ठीक है, राइट। नंबर 15, लेट मी टेल यू डियर फ्रेंड्स, इट इज़ द केस इज हेडेड बाय अ हाई कोर्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, when the court is headed by Supreme Court, when is headed by a High Court magistrate, then it's not a corrective measure juvenile delinquency, right? Number 16 dear friends,
फॉर यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। डायरेक्टली पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग और द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन का कौन कैरेक्टरिस्टिक है। नीचे थोड़ा सा ऐसे ऑप्शन बना के दे दिए हैं आपको कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएशन पढ़ा होगा आपने, एसोसिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएशन अच्छे से कवर कर लिए होंगे, हम मान के चलते हैं, ठीक है। सो वी फीलिंग एसोसिएशन की कैरेक्टरिस्टिक है गोल ओरिएंटेड, रैशनल रिलेशनशिप, स्पॉन्टेनियस रिलेशनशिप, ठीक है। इनमें से कौन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसोसिएशन है, 1 2 है, 2 3 है, 3 4 है या 1 2 है। डियर फ्रेंड्स आप भी थोड़ा सा मेरे साथ चलिए, बिकॉज दिस इज द प्रीवियस ईयर पेपर। आपको अपनी चीज़ें एसोसिएशन तो बिगिनिंग ऑफ योर प्रिपरेशन सोशियोलॉजी सेक्शन को कवर करते हुए आपने पढ़ा होगा, ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, दिस इज़ दी जो गोल ओरिएंटेड है, हमारी एसोसिएशन गोल ओरिएंटेड होती है, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एंड द सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट डियर फ्रेंड्स इज़ ये रैशनल रिलेशनशिप होती है। रैशनल रिलेशनशिप मीन्स बेस्ड ऑन कि हम ऐसे ही विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग कि हमें वहाँ से क्या मिल रहा है, ठीक है। कोई लॉजिक नहीं है, कोई एसोसिएशन बना कोई वो रिलेशनशिप बनाने के पीछे कोई लॉजिक ना हो, उसे इरेशनल कहते हैं, विच मीन इसके पीछे एक पर्टिकुलर लॉजिक होता है, ये गोल ओरिएंटेड होती है। एंड वी फॉर्म एन एसोसिएशन टू अचीव अ गोल, ठीक है, टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल, विच मीन्स योर नंबर 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमारी एसोसिएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हमारी गोल ओरिएंटेड होती है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। 1 ये हमारी गोल ओरिएंटेड होती है। सेकंड, इसमें जो रिलेशनशिप्स होती हैं वो क्या होती हैं डियर फ्रेंड्स, रैशनल रिलेशनशिप्स होती है, राइट। सो योर नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन। Another important, number 17 for you dear friends, which of the following scheme is known as scheme for women in difficult circumstances। यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं, नीचे दिए गए स्कीम्स हैं, इनमें से कौन सी स्कीम को कहा जाता है स्कीम फॉर वुमेन इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस। इट इज़ सवादर, इट इज़ वुमेन हेल्पलाइन स्कीम, इट इज़ राजीव गांधी स्कीम ऑफ एम्पावरमेंट, इज़ इट वन स्टॉप सेंटर स्कीम डियर फ्रेंड्स, ठीक है। को मैं बताऊं ये डियर फ्रेंड्स सवादर है, सवादर इज़ द स्कीम जिसे हम कहते हैं दिस इज़ द स्कीम फॉर वुमेन इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस, राइट। सो दो अनदर आप एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे 15 में, तो इन्होंने पूरा थेरीज का थेरीज। सरिता इज़ अ न्यूली मैरिड गर्ल, ठीक है, इन हर इन लॉज, ठीक है, हर इन लॉज आर नाउ प्रेसिंग हर टू डिमांड ₹2 लाख फ्रॉम हर पेरेंट्स फॉर दियर न्यू बिजनेस। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन 18, आप भी साथ साथ मेरी पढ़ लें या कोशिश करें समझने की। When she refuses to ask the money from them, they start treating her as slave and physically abusing her. Sarita's in-laws can be detained on the basis of which of the following act? ठीक है, सिंपली पूछ रहा है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है बेस्ड ऑन, ठीक है, वो डाउरी मांग रहे हैं, उसको उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है सरिता के साथ, हु इज़ अ न्यूली मैरिड गर्ल, राइट। तो किस लॉ के अंडर जो है उसके इन लॉज को डिटेन किया जा सकता है। द ऑप्शंस आर गिवन, प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, क्रिवेलिटी अंडर सेक्शन 498A ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1983, द मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट 1874। डियर स्टूडेंट्स, बिफोर कि हम इस क्वेश्चन का आंसर देखें, लेट मी टेल यू कि आपने जो इम्पॉर्टेंट लॉज या लेजिस्लेशंस होंगे इम्पॉर्टेंट एंड रेलिवेंट टू योर सिलेबस एज फार एज दिस एग्जामिनेशन इज़ कंसर्न फॉर दिस पोस्ट JKSSB फीमेल सुपरवाइजर, आई होप कि आपने उनका एक स्नैप अपने पास रखा होगा, आपने वो प्रिपेयर करके एक स्नैप बना के कहीं पे जॉट कर लिया होगा, एक अंडरस्टैंडिंग होगी, सो दैट कि अगर उन लेजिस्लेशंस पे रेलिवेंट टू योर एग्जामिनेशन एंड सिलेबस तो आएगा, देन यू विल बी एबल टू मार्क दी टू टेक दी
करेक्ट और अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है डियर फ्रेंड्स। सो इस मामले में देख लेते हैं कि अब कौन सा हमारा जो है जो सरिताज के इन लॉज हैं किस लेजिस्लेशन के बेस पे उन्हें डिटेन किया जा सकता है, ठीक है। नंबर 18 में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ डियर फ्रेंड। दिस इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसके अंडर भी डिटेन उन्हें किया जा सकता है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, इसके अंडर भी किया जा सकता है। द मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट 18, इस दिस इज़ द ये है कि इस पे नहीं किया जा सकता है, ठीक है। दिस डज नॉट डील विद द वायलेंस बट द प्रॉपर्टी, राइट। दिस डील्स विद द वुमेन्स मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट, their rights and their this legislation is which has to deal with the woman's property right. Criminality under section 498 of the Indian Penal Code 1983. So 1, 2 and 3 इन तीनों के अंडर जो है जो इन लॉज हैं हमारे किसके, सरिता जी के, उनको डिटेन किया जा सकता है एक्सेप्ट 4, ठीक है। नंबर 4 इज अवर करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। सो नंबर 19 डियर फ्रेंड्स is what is the main goal of universal declaration of human rights. Universal declaration of human rights, I hope ये आपने पढ़ा होगा, आपको एक आइडिया होगा ह्यूमन रिसोर्स डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में, ठीक है। अब आप मुझे बताइए इसका मेन गोल क्या है। वो सवाल में पूछा गया है 19 नंबर क्वेश्चन में और 2015 में पूछा गया है। डियर फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का मेन गोल जो है वो है आपका पीस एंड सिक्योरिटी। पीस एंड सिक्योरिटी इज द मेन गोल ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगेन रिक्वेस्ट आपसे ये है कि ह्यूमन राइट्स जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है इसका भी एक स्नैप कहीं से देख लें और थोड़ा आइडिया ले लें। सो अनदर इम्पॉर्टेंट, ज्ञानश्याम इज 80 years, ओके। सो हमारा नंबर 20 हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछा गया है जो ज्ञानश्याम साहब थे वो 80 years ओल्ड हैं एंड वो बिलोंग करते हैं बीपीएल फैमिली से, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली से बिलोंग करते हैं। कौन? ज्ञानश्याम साहब 80 साल के बुजुर्ग हैं। अकॉर्डिंग टू द इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड पेंशन स्कीम से पूछा गया है क्वेश्चन आपसे, ही इज entitled टू गेट हाउ मच मनी एज अ पेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो बुजुर्ग हैं जो बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड पेंशन स्कीम के हिसाब से कितना इंटाइटल हुआ है, कितना मनी उनको एज पेंशन मिलेगा फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इज इट 300, इज इट 100, इज इट 500 और इट इज़ 1500? डियर फ्रेंड्स बता दीजिए आप ही। डियर फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड जो पेंशन स्कीम है वो बुज़ुर्गों को जो बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं वो इंटाइटल हैं, जो उनको पेंशन मिलना है दैट इज़ 100 रुपीज़ डियर फ्रेंड्स। सो ऑप्शन बी इज़ योर आंसर to this question, right? So dear students, number 21 जो है आपसे पूछा गया है, which of the following is not an objective of इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, ठीक है। सॉरी, पार्डन मी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, बट दिस इज़ द स्कीम अबाउट विच समथिंग हैज़ बीन आस्क्ड, और उसके बारे में पूछा गया कि इसका कौन सा नीचे दिए गए में से ऑप्शन जो हैं ऑब्जेक्टिव्स स्कीम के हैं, IGMSY, ठीक है। और कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? क्या इनकरेजिंग ए नर्सिंग मदर टू डू एक्सक्लूसिव ब्रीस्ट फीडिंग फॉर 6 months, providing cash for intake of better nutrition to pregnant and nursing mother, getting help for only first live birth, promoting safe delivery and lactation, right? Which of the following is not objective of Indira Gandhi मातृत्व सहयोग योजना, ठीक है। इनमें से कौन ऑब्जेक्टिव नहीं है? नंबर 20 is asking you. So dear friends, let me tell you, encouraging a mother, nursing mother to do exclusive breastfeeding for 6 months, this is the objective of the scheme, right? And providing cash for intake of better nutrition to pregnant and nursing mother, this is again the objective of
अगर आपने ये स्कीम इसके बारे में थोड़ा आइडिया है तो दिस इज़ द objective of the scheme. Getting help for only first live birth, this is not its objective. Promoting safe delivery and lactation, this is objective, which means which of the following is not objective is option C, dear friends. So correct option for this question is getting help for only first live birth, ये नहीं है, ठीक है. So number 22 dear students is जो आपसे पूछा गया है in this examination, Lesotho and Cuba spend the highest percentage of GDP in which of the following areas. ठीक है, Lesotho and Cuba सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो परसेंटेज जीडीपी का उनका है किस एरिया में वो स्पेंड करते हैं. क्या मेडिकल में वो करते हैं, एजुकेशन में करते हैं, सैनिटेशन में करते हैं या इन्वायरमेंट में करते हैं. ठीक है, अब नंबर 22 आपसे पूछ रहा है. लेट मी टेल यू डियर फ्रेंड्स, वो सबसे ज़्यादा अपनी जीडीपी का परसेंटेज जो है एजुकेशन पे खर्चा करते हैं. कहाँ पे करते हैं, एजुकेशन पे खर्चा करते हैं डियर स्टूडेंट्स. नंबर 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन. सो अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है इन दिस एग्जामिनेशन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज़ ओबेइंग फंडामेंटल ड्यूटीज़. फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे पूछा गया है कौन ओबे करता है ड्यूरिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़ ड्यूरिंग बड़ा इमामबाड़ा विजिट. विनोद स्क्रिबल्स ऑन इट्स वॉल्स. ठीक है, श्रद्धा इज़ प्लांटिंग ट्रीज टू स्टॉप सॉइल इरोजन. राम इज़ ज्वाइनिंग द आर्मी टू प्रोटेक्ट द कंट्री. दिव्या इज़ गिविंग ट्यूशन फी टू हर पुअर फ्रेंड्स. सेलेक्ट द फॉलोइंग. इनमें से हर एक कोई ना कोई काम कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है. विनोद जो है वो स्क्रिबल ऑन इट्स वॉल्स है, वो कर रहा है. ठीक है, श्रद्धा प्लांटेशन कर रही हैं. राम आर्मी ज्वाइन कर रहा है. दिव्या जो है ट्यूशन फ़ी जो है दे रही है अपने गरीब दोस्तों के लिए. इनमें से कौन जो है ओबे कर रहा है टू द फंडामेंटल ड्यूटीज़. टू आंसर दिस क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटीज़ का छोटा सा कॉन्सेप्ट आइडिया होना चाहिए. व्हाट आर द फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, उसके बारे में होना चाहिए. लेट मी टेल यू डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ दी. अगर आप देखेंगे जो श्रद्धा है वो प्लांट ट्री कर रही हैं, विच मीन्स ही इज़ ओबेइंग फंडामेंटल ड्यूटी. जो दिव्या है शी इज़ डूइंग द फंडामेंटल ड्यूटीज़. एंड जो राम हमारे हैं वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कर रही हैं. बट द जो हमारे विनोद साहब है ये नहीं कर रहे हैं बिकॉज ही इज़ डैमेजिंग टू दी वॉल्स डियर फ्रेंड्स. सो इन दिस केस द ऑप्शन दिस इज़ योर करेक्ट ऑप्शन, राइट. इससे आपको थोड़ा आइडिया भी मिल जाता है कि एसएसबी किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है. हाउ इट फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा है, एक सिचुएशन बना के एक केस बना के एक क्वेश्चन डाला है. दिस इज़ हाउ यू कैन गेट एन आइडिया कि किस तरह से एसएसबी क्वेश्चन पूछता है. कोई वरी नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, राइट. कोई बड़ा इशू नहीं है. ठीक है डियर फ्रेंड्स, 23 सो सॉरी डियर फ्रेंड्स, हम वी आर डिस्कसिंग 23 एंड 23 में जो हमारी श्रद्धा एंड राम है, श्रद्धा एंड राम है, these are the two fundamental duties. Giving tuition fee does not come under the purview of this fundamental duties, and this again does not come under the purview of this fundamental duties. So श्रद्धा एंड राम जो है वो ओबे कर रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ को. ठीक है, गिविंग ट्यूशन फी टू आवर पुअर फ्रेंड्स डज नॉट नेसेसरली कम अंडर द दिस ओबेइंग फंडामेंटल ड्यूटीज़. ठीक है, ये दो आ जाते हैं. सो आप भी इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा टू गेट अ क्लियर आइडिया. सो नंबर 24 डियर फ्रेंड्स फॉर यू इज़, व्हाट डज द टर्म फिलएंथ्रोपी मीन. ठीक है, फिलएंथ्रोपी का क्या मतलब है. एक्ट ऑफ डोनेशन, नंबर 1, एक्ट ऑफ मोरालिटी, एक्ट ऑफ प्योर सोल, एक्ट ऑफ लव फॉर ह्यूमैनिटी. क्या फिलएंथ्रोपी का मतलब पूछा है, डायरेक्ट सिंपली आपसे पूछा है. Dear students, this philanthropy means act of love for humanity. So option 4 is your correct option. So number 25 जो आपसे पूछा गया है in this examination is, who among the following is considered as juvenile delinquent. ठीक है, कौन नीचे दिए गए से कंसिडर किया जाता है जुवेनाइल डेलिकेंट. इज इट 14-year-old मोहित बंकड हिज क्लासेस टू वॉच मूवी एंड देन लाइड टू हिज पेरेंट्स.
Is it juvenile delinquent? 15-year-old Soham is taking drug with his friends. 30-year-old Virender is indulged in leaking papers from college. 19-year-old Ahan driving his bike rashly. जुवेनाइल डेलिकेंट ये कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तब आप जाके आंसर कर पाएंगे कि नीचे दिए गए में से किसे हम जुवेनाइल डेलिकेंट कहते हैं। सिचुएशंस 4 हैं, ठीक है, केसेस 4 हैं, 4 में से कौन कंसिडर किया जाता है जुवेनाइल डेलिकेंट डियर फ्रेंड्स। सो लेट मी टेल यू, 15-year-old सोहम इज टेकिंग ड्रग्स विद हिज फ्रेंड्स, इसे हम जुवेनाइल डेलिकेंट जो है, दिस इज कंसिडर्ड द जुवेनाइल डेलिकेंट, ठीक है, याद रख लीजिएगा। नंबर 26 डियर फ्रेंड्स इज which of the following is an example of mitigation concept, ठीक है, इसकी कौन सी एग्जाम्पल है। इज इट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अडाप्टेशन ऑफ चेंज इन एनवायरमेंट, इम्प्रूव इन एनर्जी एफिशिएंसी, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। इनमें से कौन मिटिगेशन की एग्जाम्पल है, ठीक है डियर फ्रेंड्स, मिटिगेशन की एग्जाम्पल है। लेट मी टेल यू डियर फ्रेंड्स, दिस इज द योर इम्प्रूव इन एनर्जी एफिशिएंसी, इसका ये मिटिगेशन की एग्जाम्पल है, ठीक है, एंड यूज ऑफ रिन्यूएबल energy. These are the two examples, these are the two options which are examples of your mitigation. So 26 number 4 is your correct option, improve in energy and use of renewable energy. The another question is जो आपसे पूछा गया था 27, police arrested Vinay on the basis of suspension of drug dealing according to his lawyer. This is against UDHR article. His lawyer is talking about which article under the UDHR dear friends? Under is it talking about article 19, article 9, 13 or 6 dear friends? ठीक है, let me tell you dear friends, this is the article 9 of UDR, ठीक है, article 9 of UDR, जिस पे इनका लॉयर बताता है कि हिज लॉयर इज टेकिंग अबाउट द आर्टिकल ऑफ द UDHR आर्टिकल 9, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज योर ऑप्शन 2। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया नंबर 28, विच इज हु इज फंडिंग द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज फॉर मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज फंडिंग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज फॉर मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन यूनाइटेड नेशन इज अटैच्ड विद दिस वर्क, ठीक है, WHO फंड कर रहा है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को फॉर मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यूनाइटेड नेशन जो है उसका कौन सा ऑर्गन है जो अटैच्ड है टू दिस वर्क। इज इट ऑर्गन, देयर आर वेरियस ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, इज इट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इज इट इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, इज इट जनरल असेंबली और इज दिस द ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है, ये ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशंस के। और ये इनमें से कौन अटैच्ड है विद द वर्क टू प्रोवाइड फंड विद टू द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज फॉर मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, ये सवाल आपसे पूछा गया है। दिस वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो हमें समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज टू आंसर द क्वेश्चन। लेट मी टेल यू डियर फ्रेंड्स, दिस इज द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल विच इज़ अ ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, जो इस वर्क के साथ डील करता है, टू विच वर्क अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को फंड प्रोवाइड करता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, ठीक है, कौन सा ऑर्गन, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल डियर फ्रेंड्स, राइट। सो डियर फ्रेंड्स, आई थिंक सेशन बड़ा हो रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर की डिस्कशन आपके साथ हो रही है, ये पेपर आपसे शेयर भी किया जाएगा थ्रू टेलीग्राम चैनल, ठीक है, और भी चीज़ें हम साथ साथ आपको यहाँ भी डिस्कशन कराएंगे और शो करेंगे कि क्या 2015 जो है डियर फ्रेंड्स, 2015 के क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा गया था, वो डिस्कशन भी यहाँ हम कंटिन्यू रखेंगे इन द कमिंग सेशंस।